जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर आप लोगों के एग्ज़ाम LTGIC और GIC प्रवक्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो इस सेशन प्रारंभ किए हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। और यह सेशन इस सेशन में भी हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण काल से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का प्रश्न है, एक ही स्थल से प्राप्त एक कब्र से तात्पर्य ब्यूरियल, एक ही कब्र से तीन मानव, ध्यान रखना है, तीन मानव कंकाल निकले हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है सरायनहर, ऑप्शन बी कर रहा है दमदमा, ऑप्शन सी कर रहा है मैदान और ऑप्शन डी कर रहा है लंघनाज। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न सीधे सिंपल लिख दिया है, यह नहीं लिखा है कि पूर्व पाषाण काल कि मध्य पाषाण काल कि नव पाषाण काल। तो इस तरह के प्रश्न क्वेश्चंस बना करके आपसे गलत कराया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जहां पर यह डिक्लेयर नहीं किया है कि यह किस काल से हम प्रश्न कर रहे हैं, ओके, यानी पूर्व पाषाण काल से कर रहे हैं या मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से यानी नियोलिथिक एज से, तो आप क्या करेंगे ऐसे में आपको करना क्या है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस पर आप डिस्कशन करेंगे या उसको आप देखेंगे कि वह किस काल का है। ओके, तो उसको पहचानने के लिए कि किस काल का है उसकी पहचान करने के लिए तब उस आंसर पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसके ऑप्शन पर देखा जाए, कह रहा है सरायनहर, ऑप्शन ए कह रहा है सरायनहर, ऑप्शन बी कह रहा है दमदमा, ऑप्शन सी कह रहा है महदहा और ऑप्शन डी कह रहा है लंघनाज। ओके, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि सरायनहर, दमदमा और महदहा और लंघनाज यह मध्य पाषाण काल का साइट है या स्थल है। ओके, तो कुछ न कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो ऐसे क्या क्लियर हो गया कि किस काल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ओके, और पूर्व पाषाण काल से संबंधित जितने साइट हैं, स्थल है, उनको तो आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइट को लेकर के, स्थल को लेकर के, कि कौन किस काल का है, कौन किस काल का है, कौन किस काल का। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ क्लियर हो गई बातें कि यह सारे स्थल कहाँ कब के हैं, मध्य पाषाण काल के। ओके, तो यह मध्य पाषाण काल का यह साइट है, ये बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यह देख लेना है कि सरायनहर, दमदमा और महदहा यह तीनों मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ओके, ये बातें क्लियर हो गई। और इसके बाद यह डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया, और इसके बाद पट्टी तहसील क्या हो गया, पट्टी तहसील में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, तहसील क्या है, पट्टी, तो पट्टी तहसील में स्थित है यह तीनों स्थल। और लंघनाज जो है यह गुजरात में है, तो यह भी आपको, यह गुजरात में है, ये भी बातें आपको क्लियर हो गई। ओके, अब आपके पास तथ्य है, फैक्ट्स है, तब आप आंसर तक पहुंच जाएंगे कि कहां से कोई कब्र मिली है कि एक ही कब्र में हमें तीन मानव कंकाल के एविडेंस अथवा साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब एक ही कब्र में यानी ब्यूरियल में कि खुदाई से तीन मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। अथवा आप यूँ भी कर सकते हैं, प्रश्न घुमा करके आगे पूछ देगा, ठीक है, मानव कंकाल यानी 3 ब्यूरियल यानी 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ सरायनहर, दमदमा और महदहा तीनों साइट प्रतापगढ़ पट्टी तहसील से हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही जो आंसर होगा वह दमदमा है। दमदमा से यह एक ही कब्र मिली है, जो ब्यूरियल मिला है उसमें 3 मानव का कंकाल मिला है। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों को एक ही साथ दफनाया किया गया है, ब्यूरेट किया गया है, दफन किया गया है। ओके, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यह भी ध्यान रखना है। और एक बात है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर पाषाण काल को कैसे पढ़ा जाए, स्टोन एज को कैसे पढ़ा जाए, नहीं समझ पाते हैं, कितना याद करें। याद नहीं आपको करना है, आपको समझना है। जितना आप अच्छी तरह से समझेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जब हमारा आदि मानव पाषाण काल से ही हमारा इतिहास चला है। ओके, इंडियन हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात किया जाएगा तब भी वही आएगा।
प्राइमेट यानी नरवानर से शुरू हुआ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है आदि मानव थे या बंदर थे। ओके, यहाँ से चला। तो आपको अब इस बात पर ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रारंभिक अवस्था में थे, स्टोन काल में, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनको क्या क्या पता था? क्या वह उजाले बिजली में रहते थे? क्या उनको आग के बारे में जानकारी था? क्या उनको वस्त्र के बारे में जानकारी था? क्या वह भोजन पका के खाते थे? क्या वह मकान बना के रहते थे? ओके, क्या वह व्यापार वाणिज्य करते थे? क्या वह चलने के लिए हम लोगों की तरह बाईसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर, ओके, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, अप टू स्वान का उपयोग करते थे? आपको ऐसे जो है साइंटिफिक रूप में डिस्कशन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप पाएंगे कि नहीं, प्रारंभिक पाषाण काल के जो प्रारंभिक मानव थे उनके पास कोई संसाधन नहीं था, उनके पास यहाँ तक कि कोई मेटल का भी ज्ञान नहीं था, मतलब किसी भी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, और सिर्फ वह जंगलों में, फॉरेस्ट था और घने जंगल थे, उसमें रहते थे, और फिर नदी के किनारे रहते थे, और फिर जंगली जानवरों का, वाइल्ड एनिमल का हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और उनके पास शिकार करने के लिए भी कोई साधन नहीं थे। ओके, कोई ऐसे टूल्स नहीं थे, सिर्फ एक ही टूल्स था, वह भी स्टोन था, पत्थर था, उसी का उपयोग करके जंगली जानवरों का वह शिकार कर सकते थे। ओके, रहने के लिए मकान नहीं था। ओके, हम लोगों की तरह चाय पीने के लिए उनके पास कप नहीं थे, प्लेट नहीं था, थाली नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके, उनके पास नाइफ, चाकू भी नहीं था, तो शिकार कर लेते थे, मुंह से ही खाते थे, इसीलिए उनका जो जबड़ा था बाहर निकल गया था। ओके, तो कहने का मतलब अंधेरे में रहते थे, आग के बारे में जानकारी नहीं था। सोचिए, ऐसे जहाँ पर, ऐसे स्थान पर अगर आपको हमको भेज दिया जाए तो कैसा जीवन होगा? कभी एक बार आप लोग काल्पनिक रूप में सोचने का प्रयास करिएगा, अपने आप स्टोन एज क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसे समय में हैं, ओके, कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमें उजाला भी नहीं है, फायर यानी आग के बारे में भी जानकारी नहीं है, ओके, बिजली भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, रहने के लिए मकान भी नहीं है, कृषि नहीं कर पा रहे हैं, पशुपालन नहीं है, तो फिर हम जीवन जिएंगे कैसे? तो बस जंगलों में जंगली कंदमूल खाते थे प्रारंभिक मानव, और इसके बाद पशुओं का शिकार करते थे, और आग के बारे में जानकारी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसे खाना पकाने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए कच्चे ही खाते थे। अब आप सोच सकते हैं, और खुले आकाश के नीचे रहते थे, गुफाओं कंदराओं में, जो वर्षा तूफान के समय रहते थे, वृक्षों पर भी रहते थे रात्रि के समय। ओके, अपना बचाव करने के लिए समूह में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। वो असभ्य थे, बर्बर थे, मतलब सिविलाइज्ड भी नहीं थे, न शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं उनका था। आप सोच सकते हैं ऐसे समाज से। तब आगे आप बढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में बातें अगली आएगी कि क्या हुआ, आग के बारे में कब जानकारी प्राप्त किए, पशुपालन के रूप में कब जानकारी प्राप्त किए। एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पशुपालन में किस पशु को पाले, तो वाइल्ड डॉग यानी कुत्ते को पाले, फिर किसको पाले, बकरी को पाले, फिर किसको पाले, भेड़ को पाले, ओके, फिर किसको, गाय को। ओके, तो ऐसे क्रम से आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद उनको हम लोगों की तरह न अपने साथियों को मर जाने पर न उनको कब्र में दफनाने के बारे में जानकारी था प्रारंभिक समय में, ओके, न जलाने के बारे में जानकारी था। तो फिर आगे चल करके धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए और मध्य पाषाण काल में आए तो पशुपालन के बारे में जानकारी हो गया और अस्थायी रूप से स्थान रहने के बारे में जानकारी हो गया। ओके, आग का प्रयोग भी करने लगे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। ओके, हाथ से एक आग जगह एक दो साइड से मिट्टी के बर्तन बनाने का, अर्थन पार्ट यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का भी उल्लेख मिलता है। ओके, लेकिन अब यही मध्य पाषाण काल से सारे प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुए और नव पाषाण में आकर के अच्छे से अस्थायी जीवन हो गया, कृषि एग्रीकल्चर करने लगे। ओके, इसके बाद हाथ और चाक से, चाक मतलब कुम्हार का चाक, ओके, तो पोटर व्हील जिसको बोलते हैं, उस पर भी मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, पकाने लगे, अच्छे से भोजन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगे, उसमें पका करके खाने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन बड़े पैमाने पर करने लगे। और मध्य पाषाण काल में अगर आगे देखा जाएगा तो वहाँ से अभी हम लोग देखें तो अपने लोगों को दफनाने के प्रोसेस भी इनके पास आ गया, कुछ नॉलेज हुआ, अनुभव से धीरे धीरे आता गया। ओके, तो ऐसे आप समझ करके आगे चलेंगे, तब उन स्थलों को खोजेंगे कि कहाँ पर पशुपालन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हुआ, कहाँ पर आग के बारे में जानकारी हुआ, कहाँ से कब्र मिलने लगे, फिर आगे उनका लाइफ कैसे आगे बढ़ा। तो साइंटिफिक तरीके से सोचिए और रफ वर्क करिए, फिर आगे बढ़िए। याद करेंगे, कितना याद करेंगे,
कंपटीशन छोटे बच्चों का नहीं है कि एक दो है पन्ने हैं आप याद कर लिए, ओके, एक दो टॉपिक है ठीक है पढ़ लिए समझ लिए याद कर लिए, समझना है और साइंस कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपको कंपटीशन देना है, ओके, और कंपटीशन में बहुत फाइट है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मध्य पाषाण काल में आकर के यह मानव कंकाल मिले हैं। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से वे अपने लोगों को मर जाने के बाद ब्यूरेट करते थे, जमीन में दफना देते थे, ओके। तो यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र से कहाँ से मिला है, दमदमा से, मध्य पाषाण काल का साइट है, प्रतापगढ़ जिला, पट्टी तहसील, ओके। और यह तीनों साइट आपसे पूछ देता है कहाँ पड़ता है, सरायनार, मैदा, दमदमा या मध्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में, लखनाज गुजरात में पड़ता है। ये सभी चारों साइट स्थल मध्य पाषाण काल के हैं, ओके। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का प्रश्न है, कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल, ध्यान रखना है, नियोलिथिक एज, ओके, या उत्तर पाषाण काल भी इसे कहते हैं, ओके, या लेटर स्टोन एज भी कहते हैं अथवा नियोलिथिक एज। तो निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़ा, ओके, पशुबाड़ा आप लोग जानते होंगे, एनिमल शेड जिसे कहा जाता है। तो पशुबाड़ा जहाँ पर पशुएं रहते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे गौशाला, ओके, तो काऊ शेड उसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी तरह जहाँ पशु रहते हैं, ओके, या तो उसे एनिमल शेड कहते हैं, यानी पशुबाड़े का साक्ष्य अथवा प्रमाण मिला है, तो किस स्थल से मिला है यह हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कोल्डिहमा, ऑप्शन बी है महगढ़ा, और ऑप्शन सी कह रहा है लहुरा देवा, और ऑप्शन डी है टोरवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी है और आना भी चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी, यानी महगढ़ा, ध्यान रखना है, महगढ़ा से, ओके। और ओनली महगढ़ा से पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है यहाँ से। लेकिन अब यह देख लेना है कि यह महगढ़ा साइट पड़ता कहाँ है। तो महगढ़ा साइट यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है, ओके, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जिला अगर देखा जाए तो प्रयागराज जिले में यह पड़ता है, यानी स्थित है, ओके। और मेजा एक तहसील है, मेजा तहसील के पास, मेजा तहसील के पास नदी का अगर नाम देखा जाए तो बेलन नदी, बेलन नदी घाटी में यह स्थित है। कौन, यह महगढ़ा जो साइट है, स्थल, और यहीं से यह एविडेंस मिला है, क्या मिला है, पशुबाड़े का साक्ष्य, पशुबाड़े का एविडेंस यानी साक्ष्य यहीं से पाया गया है। अब आप कहेंगे पशुबाड़ा, तो पशुबाड़ा यहाँ पर जो पशु रहते थे, ओके, पशु रहते थे, तो यह लकड़ी का बाड़ा बना था, और यह लकड़ी का यह बाड़ा बना था। रात्रि के समय इस बाड़े में इन पशुओं को रख दिया जाता था, और इनका जो द्वार है वह भी लकड़ी के दरवाजा जो गेट बना था उससे बंद कर दिया जाता था। फिर दिन में इन पशुओं को निकाल करके ग्रेजिंग यानी चराने के लिए जंगलों में लेके चले जाते थे हमारे एंसेस्टर यानी आदिमानव जो पूर्वज थे, और फिर इस बाड़े को क्लीन कर देते थे। रात्रि के समय फिर इस बाड़े में रखते थे, ओके। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नवपाषाण काल में, जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक अवस्था थी, नवपाषाण काल में आकर के यह अपने लार्ज यानी लार्जेस्ट या आप कह लीजिए विस्तृत रूप में हो गया। अब पशुओं को बड़े पैमाने पर लोग पालने लगे, पशु बाड़ा बनाने लगे। इसका मतलब यह है कि पशुओं को अधिक संख्या में लोग पालते थे, ओके। तो रात्रि के समय उनके लिए पशु बाड़ा बनाए हुए थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा है। अब यहाँ पर पूछा जाता है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कोल्डिहमा कहाँ पड़ता है। तो कोल्डिहमा भी यहीं पड़ता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज जिले में, मेजा तहसील में, और इस बेलन नदी घाटी में। लेकिन कोल्डिहमा साइट से ध्यान रखना, ये भी नवपाषाण काल का साइट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चावल का साक्ष्य मिला है, महगढ़ा से भी मिला है, यहाँ से भी। तो चावल के साक्ष्य यहीं से पाए गए हैं, ध्यान रखना है। चावल के एविडेंस यानी साक्ष्य नवपाषाण काल में यहीं से पाए गए हैं, और फिर लहुरा देवा से भी पाया गया है। हम लोग डिस्कशन आगे कर लेंगे। तो कोल्डिहमा भी था, लेकिन कोल्डिहमा से पशुबाड़े का एविडेंस नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। लहुरा देवा देख लेते हैं। लहुरा देवा भी उत्तर प्रदेश में है, और संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में यानी जिले में गोरखपुर के पास पड़ता है, जो खलीलाबाद था, ओके, जहाँ पर संत कबीरदास जा करके आप कह लीजिए मोक्ष मिला या उनकी मृत्यु हुई, ओके। किसी
अलग टॉपिक में हम लोग कबीरदास पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आगे चल करके उन्हीं के नाम पर संत कबीर डिस्ट्रिक्ट या जिला पड़ गया और इसी जिले में पड़ता है लहुरा देवा। लहुरा देवा से भी पशुबाड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया। यह भी नवपाषाण काल का साइट है, यहाँ से भी चावल के एविडेंस मिले हैं। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और टोरवा भी नवपाषाण काल का साइट है, यहाँ से भी पशुबाड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया। इसलिए नवपाषाण कालिक स्थलों में से केवल मागड़ा है जहाँ से पशुबाड़े का एविडेंस या साक्ष्य पाया गया है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राख का टीला कहते हैं फायर ऐश। ओके, राख का टीला मिला है और यह नवपाषाणिक स्थल कहते हैं नियोलिथिक एज को। तो नियोलिथिक एज में किस साइट से यानी किस स्थल से राख का टीला पाया गया है? तो राख का टीला कहाँ से पाया गया है उसी को हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कोल्डिहवा, ऑप्शन बी है महगढ़ा, ऑप्शन सी है पिकलीहल एंड ऑप्शन डी है बुर्जहूम। तो इसका सही आंसर होगा सी, पिकलीहल होगा। ओके, और पिकलीहल जो साइट है, स्थल है, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ राख का टीला, तो फायर ऐश कैसे बनता था उसको हम लोग देख लिया जाए। तो यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। ओके, पशुपालन करते थे। तो यहाँ पर जो राख जो टीला मिला है वह कहाँ मिला है? तो ये लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, तो पशुपालन करते थे। तो यह लकड़ी और बांस कि यह बाड़ा बनाते थे जिसे एनिमल सेट कहते थे, यानी पशु बाड़ा जिसे आप कहते हैं जहाँ गायें रहती हैं, गौशाला बोलते हैं, यानी काऊ शेड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पर जो पशु रहते थे इनको पशु बाड़ा कहा जाता था अथवा एनिमल शेड, पशु बाड़ा अथवा एनिमल शेड। ओके, और एक तरफ एंट्री प्रवेश द्वार होता था और रात्रि के समय इन बाड़ों में पशुओं को एंट्री करके इस गेट को यानी पशु बाड़े के द्वार को फिर लकड़ी के ही गेट से बंद कर दिया जाता था। ओके, बंद कर दिया जाता था और रात्रि के समय पशु इसमें रहते थे। और जब मॉर्निंग के समय इस पशु बाड़े से पशुओं को बाहर कर दिया जाता था और फिर इसे क्लीन कर दिया जाता था। तो जो एनिमल डग होते थे, ओके, यानी पशुओं के गोबर होते थे, इस पशु बाड़े के पास कलेक्ट कर लिए जाते थे, इकट्ठा कर लिए जाते थे और यह माउंड यानी टीले के समान हो जाता था। जब यह ढेर हो जाता था, ओके, टीले के समान हो जाता था, तो यानी गोबर के ठीकरे हो जाते थे, तो इस पशु बाड़ा को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता था। इस पशु बाड़ा को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता था और फिर पशु यहाँ पर रखे जाते थे। ओके, और यहाँ पर इस जो गोबर का टीला है इसमें फायर यानी आग लगा दिया जाता था। धीरे धीरे यह जल जाता था और जल करके ऐश यानी राख में तब्दील हो जाता था। किस में तब्दील हो जाता था? राख में। ओके, यानी जिसे ऐश आप कहते हैं। तो यही हो गया राख का टीला, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है राख का टीला। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि राख का टीला बनता कैसे था, इसका निर्माण कैसे होता था, ओके, या तैयार कैसे होता था। तो राख का टीला दक्षिण भारत के लगभग कई सभी स्थलों से मिले, यानी नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के साइट से पशुबाड़े का साक्ष्य लगभग सभी स्थानों पर पाए गए हैं। ओके, और इससे यह पता लगता है कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के लोग यानी जो मानव थे नवपाषाण काल के नियोलिथिक एज के, वो पशुपालन बड़े पैमाने पर करते थे। ओके, तो यही प्रश्न कह रहा है राख का टीला कहाँ से मिला? पिकलीहल। और देखिए कोल्डिहवा से यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज में। महगढ़ा यह भी यूपी में, प्रयागराज में। यहाँ से नहीं पाया गया है, इन दोनों साइटों से नहीं पाया गया है। क्या नहीं पाया गया है? राख का टीला। जबकि महगढ़ा से पशुबाड़ा पाया गया है लेकिन राख का टीला नहीं पाया गया। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, आपसे पूछा जाता है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यह भी नवपाषाण काल का साइट है। यहाँ से भी पशुबाड़े का भी एविडेंस नहीं पाया गया है और राख के टीले का भी एविडेंस नहीं पाया गया है।
इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि निम्न नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला मिला है तो वह पिकली हल से मिला है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी होगा। ओके, तो यह बहुत ही अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए, आप लोग इनको अवश्य नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना है सर्वप्रथम पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के प्रमाण यानी एविडेंस कहाँ से मिले हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, और आप गलत करते हैं। प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन कह रहा है आदमगढ़, ऑप्शन बी है चौपानी मांडो, ऑप्शन सी है बीरबानपुर और ऑप्शन डी है बागोर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए, आदमगढ़ से मिला है। और यह ध्यान रखना है कि आदमगढ़ पड़ता कहाँ है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है यानी एमपी में पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हम लोग करें तो जो जिला है होशंगाबाद है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में यह पड़ता है। अगर इसके खुदाई की बात हम लोग देखें तो इसकी खुदाई जो है प्रोफेसर आर.वी. जोशी द्वारा किया गया, यानी प्रोफेसर आर.वी. जोशी साहब के द्वारा किया गया और उनके साथ प्रोफेसर एम.डी. साहब, एम.डी. खरे थे, ये ध्यान रखना है। ओके, और कब किया गया तो 1964 में। तो इतना ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा आपसे यह भी पूछा जाता है आदमगढ़ कहाँ स्थित है, साइट यानी मेसोलिथिक एज का यानी मध्य पाषाण काल का, तो वह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का जिला है और कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और इस साइट का उत्खनन कार्य किसने करवाया, तो आर.वी. जोशी साहब और एम.डी. खरे साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से एनिमल हस्बेंड्री का यानी पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। तो इसके आगे भी देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जब हमारे पूर्वज एंसेस्टर यानी पाषाण काल में जो आदिमानव थे, मध्य पाषाण काल में आकर के पहली बार पशुपालन का कार्य प्रारंभ किए, यानी एनिमल हस्बेंड्री का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले किस पशु को पाला, तो यह भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जिन्होंने पाला, फर्स्ट पाला वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ता, यानी कुत्ते को पाला, कुत्ता यानी डॉग को पाला। ओके, पाला जानवर। इसके बाद दूसरा पालतू किसको बनाया, तो गोट यानी बकरी को बनाया, ध्यान रखिएगा, बकरी को बनाया। इसके बाद भेड़ को बनाया पालतू, मतलब ऐसे ऐसे जानवरों को पालतू बनाया गया जिससे आदिमानव को खतरा न हो। जैसे आप देखते हैं कि बकरी से कोई खतरा नहीं होता है, एक बहुत ही सीधा सज्जन ये पशु है। भेड़ से भी खतरा नहीं होता है, वह भी सीधा सज्जन पशु है, एनिमल। ओके, और फिर आगे चल कर के इन लोगों ने गाय, बैल, भैंस और वाइल्ड बोर जंगली सुअरा को पालना प्रारंभ किया। अब आप कहेंगे कि वाइल्ड डॉग कुत्ता तो काटता है, मतलब डेंजरस है। तो जब ये लोग जंगलों में शिकार करते थे और पशुओं को मार देते थे, खा लेते थे, और खाने के बाद जो सरप्लस शेष बच जाता था छोड़ देते थे, तो यह जंगली कुत्ते आप देखते हैं इनका स्मेल बहुत अधिक होता है। ओके, 14 लाख गुना के आसपास होता है, तो वह आ जाते थे, वह भी खा लेते थे। तो उन्होंने देखा, इन कुत्तों ने देखा कि यार इन आदिमानव के साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छा है, तो पीछे पीछे वह भी रहने लगे, क्योंकि उनको भी आसानी से उनको भोजन मिल जाता था। और फिर इसके बाद रात्रि के समय जंगली जानवर इत्यादि इन आदिमानव जो ग्रुप में रहते थे, ओके, एंसेस्टर हमारे पूर्वज, तो उनके तरफ जब आते थे तो वह आवाज़ करते थे, भौ भौ की आवाज़ करते थे। तो आदिमानव को भी लगा कि यार इनसे भी हमको बड़ा लाभ है, कम से कम खतरे को या पहले ही हमें बता दे रहे हैं अलार्म की तरह, घंटी की तरह, तो हम लोग उससे मतलब कि सतर्क हो जा रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से लाभ हुआ। इसीलिए पहला जो जंतु था, डॉग, जंतु कह लीजिए या जानवर कह लीजिए, एनिमल, वह कुत्ते को पाले, इसके बाद बकरी को पालतू बनाए, इसके बाद भेड़ को, इसके बाद गाय, बैल और भैंस या भैंसे जो वाइल्ड बफेलो थे उनको ये लोगों ने पालतू बनाया। तो आप यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में पशुपालन नहीं आया। फर्स्ट टाइम कब आया, मध्य पाषाण काल में पशुपालन आया। ओके, और एग्रीकल्चर आएगा नव पाषाण काल में। तो धीरे धीरे विकास की तरफ विकास क्रम होता गया, उनका अनुभव बढ़ता गया। ओके, तो यह
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एक ही स्थल से, स्थल मीन्स साइट, ओके, एक ही स्थल से प्राप्त एक कब्र, कब्र मीन्स ब्यूरियल, एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल निकले हैं। ओके, यानी एक ही स्थल से एक कब्र की खुदाई हुई ब्यूरियल की, और उसमें से एक ही कब्र में से 4 कंकाल निकले हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इस रूप में भी इस प्रश्न को देख सकते हैं कि एक ही कब्र में 4 मानव को यानी व्यक्ति को दफनाया गया था। ओके, वह साइट कौन सा है? तो प्रश्न कह रहा है एक ही स्थल से प्राप्त एक कब्र से 4 मानव कंकाल निकले हैं या मिले हैं। ओके, यानी वी फाउंड, पाए गए हैं। ऑप्शन कह रहा है सरायनाहर, दमदमा, महदहा और लंघनाज। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह पाषाण काल से रिलेट यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सरायनाहर, दमदमा और महदहा, लंघनाज यह मध्य पाषाण काल का साइट है यानी स्थल है। ओके, यह मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज का यह साइट है यानी स्थल है। ओके, और कहां से पाया गया है तब आप उस आंसर पर पहुंच जाएंगे, तब यह इसका सही आंसर होगा सरायनाहर। सरायनाहर से पाया गया है एक ही कब्र, एक ब्यूरियल में 4 मानव को दफनाया गया है एक साथ। ओके, 4 मानव को दफनाया गया है, और ध्यान रखना है एक के ऊपर एक यह कंकाल पाया गया है, एक के ऊपर एक, और यह स्त्री पुरुष का है। तो 4 कंकाल पाया गया है एक ही ब्यूरियल में यानी कब्र में। यह स्थान है सरायनाहर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरायनाहर इसका सही आंसर होगा। और यह देख लेना है सरायनाहर पड़ता कहाँ है, तो यूपी में पड़ता है यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान आपको रखना है। जिला अगर देखना है तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। यह जिला पड़ेगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और तहसील है पट्टी तहसील पड़ता है, पट्टी तहसील में यह स्थित है। ओके, और इस स्थल का अगर उत्खनन कर्ता पर आप जाएंगे, उत्खनन कर्ता यानी किसने इसका उत्खनन करवाया, उत्खनन कर्ता के बारे में, तब हम लोग देखेंगे उनका नाम है प्रोफेसर G.R. शर्मा। ठीक, G.R. शर्मा यानी G.R. शर्मा के द्वारा खुदाया गया, और प्रोफेसर इनके साथ थे प्रोफेसर B.D. मिश्रा, और इनके साथ एक और प्रोफेसर थे प्रोफेसर R.K. वर्मा सर। तो इतने 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर, 3 विद्वानों ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? सरायनाहर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दमदमा भी यहीं पर है। कहाँ है? इसी सरायनाहर में, अरे सरायनाहर के पास ही यानी प्रतापगढ़ पट्टी तहसील में, और महदहा भी है, ध्यान रखना है। तो यह भी यहीं पर है और महदहा भी। यह तीनों साइट कहाँ है? इसी जगह है, प्रतापगढ़ जिले में, मध्य पाषाण काल के एक ही स्थान पर है, थोड़ा थोड़ा दूरी पर, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर रेंज में है। ओके, तो यह तीनों साइट कहाँ है? मध्य पाषाण काल के, या जिला प्रतापगढ़, स्टेट यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ओके, और तहसील पट्टी तहसील में पढ़ते हैं। और यहाँ से यह प्रश्न जो कर रहा है 4 मानव कंकाल मिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरायनाहर। और लंघनाज जो साइट है यह पड़ता है गुजरात में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया भी है और आएगा भी। ओके, तो आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल का कौन सा स्थल है जहां से 41 मानव समाधान का साक्ष्य मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल का कौन सा स्थल है यानी साइट है जहां से 41 मानव समाधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाधान से तात्पर्य है ब्यूरियल यानी कब्र से। ओके, तो ह्यूमन ब्यूरियल यानी मानव का कब्र मिला है, ऑप्शन कह रहा है, और साइट है, स्थल है मध्य पाषाण काल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सरायनाहर, दमदमा, महदहा और लेखनिया। ओके, या लेखनिया,
लेखैया या लेखनिया इसी का नाम है। तो आंसर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा दमदमा होगा। ओके, दमदमा होगा, आप ध्यान रखिएगा, दम है, इसीलिए यहाँ पर 41, यहाँ पर कितना मिला 41 सबसे अधिक मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो दमदमा साइड से 41 मानव समाधान यानी कब्र के साक्ष्य मिले हैं। अब रह गई बात सराय नहर, महदां और लेखनिया को भी देख लिया जाए। तो सराय नहर से जो मिला है वह 14 मिला है, इसका उल्टा कर दीजिएगा, 41 का 14 मिला है। ओके, और महदां से अगर देखा जाए तो यहाँ से 28 यानी 28 मिला है, ये ध्यान आपको रखना है। और एक स्थल है लेखैया या लेखनिया, यही है लेखनिया दरी, आप लोग जाते हैं हिल्स स्टेशन, तो यह जिला मिर्जापुर में पड़ता है, प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी मिर्जापुर यानी विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ओके, और यहाँ से कितना मिला है 17, यहाँ से 17 मिला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चारों साइड जो मध्य पाषाण काल का है, यहाँ से ब्यूरियल का साक्ष्य मिला है, यानी कब्र का साक्ष्य मिला है, यानी मानव समाधान के साक्ष्य मिला है। लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो दमदमा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरे मध्य काल में, समझ रहे हैं, यानी मध्य पाषाण काल में किसी साइड से अगर सबसे अधिक समाधान का साक्ष्य मिला है तो वह है दमदमा। ओके भाई, तो यहाँ पर दमदमा पूरे मध्य पाषाण काल के स्थलों में सबसे अधिक यहीं से मिला है, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। और इसके बाद यह सराय नाहर, मैदां, दमदमा, यह तीनों साइट क्या है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और पट्टी तहसील में यह पड़ता है साइट। ओके, पट्टी तहसील में स्थित है, तो ये जानते रहिएगा तीनों साइट। और तीनों साइट से सराय नहर, मैदां और दमदमा से ब्यूरियल यानी समाधान, मानव समाधान का साक्ष्य मिला है, लेकिन सबसे अधिक दमदमा से, इसके बाद मैदां, इसके बाद सराय नहर हो जाएगा। ओके, तो तीनों प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में ही है मध्यकालीन स्थल। तो ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे तो याद हो जाएगा हमेशा। दसम का मतलब 10 से दमदमा हो गया, सबसे अधिक हो गया। ओके, यानी 41, और द के बाद स हो गया यानी सराय नहर 14, और म का मतलब 28 यानी दसम। तो दसम से आपका दिमाग में बैठ गया कि दसम से तीनों साइट कहाँ के हैं, तो यह मध्य पाषाण काल के, और मध्य पाषाण काल के कहाँ कि प्रतापगढ़ पट्टी तहसील में। तो दसम का मतलब दमदमा, स से सराय नहर, म से महदां, तीनों साइट याद हो गया। और यहाँ पर लेखनिया को भी एग्जाम में जानते रहिएगा, आपसे पूछा जाता है कि विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में कौन सा स्थल है जहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है, तो वह 17 पाया गया है, वह लेखैया या लेखनिया। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सारे प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरा प्रयास यह है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए, निश्चित मिलेगा। ओके, इसके बाद रीजनाइजेशन कथन कांड के भी प्रश्नों पर हम चलेंगे। ओके, लेकिन पहले सिंगल क्वेश्चंस पर हम लोग देख लें जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आ रहे हैं और बनेंगे और आएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल, यह मध्य पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा से मतलब लार्जेस्ट से तात्पर्य है एरिया में, क्षेत्रफल में। ओके, इसलिए सबसे बड़ा, तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है यानी साइट है। ओके, साइट को हम लोगों को देखना है, सबसे बड़ा साइट कौन है। ऑप्शन कह रहा है सराय नहर, ऑप्शन बी है दमदमा, ऑप्शन सी है मैदां, और ऑप्शन डी है चौपानी मांडो। ओके, अगर इसके आंसर पर हम लोग देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा दमदमा। ओके, दमदमा, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा, दमदमा दम है, इसीलिए यहाँ से ही 41 यानी 41 ब्यूरियल यानी कब्र भी पाया गया है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दमदमा, तो सबसे बड़ा है साइट। ओके, और इसके अगर एरिया की बात हम लोग करेंगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल 8750 वर्ग मीटर है। ओके, इतने वर्ग मीटर है, ध्यान रखना है। जबकि अगर सराय नहर की बात किया जाएगा तो सराय नहर का एरिया अगर क्षेत्रफल देखा जाएगा तो 1800 वर्ग मीटर है, ध्यान रखिएगा 1800 वर्ग मीटर है। ओके, ये बातें हो गई। और इसके बाद एक स्थल है महदां, महदां को अगर देखा जाए तो यह
8000 वर्ग मीटर है, ध्यान रखिएगा। और अगर चौपानी मांडो को देखा जाए तो यह 1500 वर्ग मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में दमदमा नहीं रहेगा तब मधा दे करके आपसे गलत कराएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही आंसर दमदमा होगा, क्योंकि 8750 वर्ग मीटर है और मैदहा 8000 वर्ग मीटर है, सरायनहार 1800 वर्ग मीटर है। और यह तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले और पट्टी तहसील में स्थित है, ओके। अगर चौपानी मांडो की बात हम लोग किया जाए तो चौपानी मांडो जो है कि यह प्रयागराज में अगर इस समय पड़ता है, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है डिस्ट्रिक्ट का, जिला का, तो उसे प्रयागराज कर दिया गया है। यह प्रयागराज में अब चला गया है और प्रयागराज के यह मेजा तहसील में, तो मेजा तहसील में पड़ता है, ओके। और बेलन नदी घाटी में पड़ता है। बेलन यहाँ 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो जो पुराना जो एक नया बाढ़ के समय बना ली है तो उसे नई बेलन और उसे बूढ़ी बेलन, तो बेलन नदी घाटी में यह स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये चारों जो साइट है यह मध्य पाषाण काल का है, यह भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा दमदमा हो गया, उसके बाद अगर सबसे छोटा देखा जाए इस ऑप्शन में चारों में तो चौपानी मांडो है, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको, तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एग्जाम में पूछ देता है तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े डेप्थ में आप लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, क्लासें इतना अधिक रहती है तो समय नहीं मिल पाता है, नहीं तो मैं टॉपिक भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पढ़ा दूँ, ओके। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल से तात्पर्य है नियोलिथिक एज का, ओके, यानी जिसे लेटर स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है। तो निम्न नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला नहीं मिला है। राख का टीला से तात्पर्य है फायर ऐश का मतलब, ऐश मतलब राख होती है, यानी जली हुई राख, ओके। तो यहाँ पर राख का टीला का मतलब यह हो कि जो ईंधन है वह जल गया है, जल करके राख हो गया है और वह ढेर के रूप में, माउंड के रूप में, टीले के रूप में बन गया है। तो यही प्रश्न कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला नहीं मिला है। कौन सा साइट ऐसा है नवपाषाण का, यानी नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक एज का, जहां से राख का टीला नहीं मिला है, ओके। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ए कह रहा है कुपगल, बी कह रहा है संगनकल्लू, सी कह रहा है पिकलीहल और डी कह रहा है पंचो, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कुपगल है यहाँ से राख का टीला मिला है और हमें कह रहा है कि कहाँ से नहीं मिला है, इसको हम लोगों को निकालना है। बी कह रहा है संगनकल्लू, यहाँ से भी मिला है। सी कह रहा है पिकलीहल, यहाँ से भी मिला है राख का टीला, ओके। पंचो से राख का टीला नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंचो नामक साइट से यानी नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला नहीं पाया गया है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यह पंचो कह रहा है नहीं मिला है, पड़ता कहाँ है, तो यह पड़ता है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हम लोग करें तो प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, ओके। और वह भी बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, ओके, जहां पर कोल्डियवा साइट है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, नवपाषाण काल का साइट है, स्थल है, जहां से पेडी यानी चावल के एविडेंस या साक्ष्य पाए गए हैं, ओके। तो बेलन नदी घाटी से, तो पंचो जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, जिसे आप इलाहाबाद भी कहते हैं, कि बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से राख का टीला नहीं पाया गया है, जबकि कुपगल, संगनकल्लू और पिकलीहल से राख का टीला पाया गया है, ओके। अब यह तीनों स्थल कहाँ पड़ते हैं, इसको आप देख लीजिए। यह तीनों साइट कहाँ पड़ते हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो यह तीनों साइट
कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं, यानी कर्नाटक राज्य में यह कुपगल, संगनकल्लू और पिकली हल पड़ते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि दक्षिण भारत में जो पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री का जो वर्क होता था, कार्य होता था, वह विस्तृत पैमाने पर किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो पशुओं को पाला जाता था और उनको रात्रि के समय रखा जाता था, उसके लिए पशु बाड़ा बनाया जाता था। ओके, तो उनके लिए पशु बाड़ा बनाया जाता था, जिसे एनिमल शेड आप कहते थे। और जहाँ गायें रहती हैं उसे गौशाला आप बोलते हैं, यानी काऊ शेड उसे बोलते हैं। और यह बांस, बल्ली, लकड़ी के बनते थे। ओके, इसकी दीवारें और एक तरफ इसमें एंट्री गेट रहता था, यानी प्रवेश द्वार। इसी से पशु इसमें चले जाते थे और इसके गेट को लकड़ी के दरवाजे से, डोर से बंद कर दिया जाता था। फिर सुबह इस बाड़े को मॉर्निंग में ओपन कर दिया जाता था, पशु को बाहर निकाल दिया जाता था और ग्रेजिंग करने के लिए जंगलों की ओर जो हमारे एंसेस्टर थे, आदि मानव थे, वह उनको लेके चले जाते थे। और फिर इस बाड़े को क्लीन कर दिया जाता था और इसमें से जो पशुओं के मल होते थे, गोबर होते थे, जिसे एनिमल डंग कहते हैं, बाड़े के पास इकट्ठा हो जाता था। जब ढेर हो जाता था तब इस बाड़े को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता था। ओके, दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता था और फिर इस जो गोबर का, यानी जो एनिमल डंग जो कलेक्ट किया गया है, उसमें फायर, आग लगा दिया जाता था और वह जल करके राख हो जाता था। तो यही राख का टीला है। राख का टीला कैसे बनता था? तो इसी रूप में, इसी प्रोसेस से वह बनता था। ओके, तो इस प्रकार दक्षिण भारत में जो कर्नाटक, दक्षिण भारत के जो नवपाषाणिक साइट है, वहाँ से लगभग पशु बाड़े का सभी स्थानों से, अपवाद अगर एकाक छोड़ दिया जाए, लेकिन सभी स्थानों से पशु बाड़े का साक्ष्य मिला है। और वहाँ पर पशु बाड़े के साक्ष्य के साथ साथ यह राख का टीला भी पाया गया है। इससे यह बात तो क्लियर हो गई कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत के कंपेरिजन में पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता था। रीजनाइजेशन का क्वेश्चन, कथन कारण का यह प्रश्न भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे अधिक जो साइट है नवपाषाण काल का, वह कर्नाटक राज्य में ही पाया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन किए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, उच्च पूरा पाषाण काल में किस स्थल से शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, ओके, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, जिसे आप, कवच का मतलब एग सेल, उसके कवर, जो एग होता है, अंडा होता है, उसका छिलका जिसे आप कहते हैं, तो उसे एग सेल कहते हैं, पाया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी है और आएगा भी। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, स्टोन एज यानी पाषाण काल से संबंधित यह प्रश्न है। उच्च पूरा पाषाण काल क्या कर रहा है? उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, उच्च पूरा पाषाण काल में किस स्थल से शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडे का कवच, एग सेल, पाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है भदड़े, ऑप्शन बी कह रहा है पटड़े, ऑप्शन सी कह रहा है इनाम गांव एंड ऑप्शन डी कह रहा है चिरकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, पटड़े होगा। ओके, और पटड़े कहाँ पड़ता है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पटड़े नामक स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का यानी एग सेल कवच पाया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भदड़े है, इनाम गांव और चिरकी, यह किस काल का स्थल है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो यह भदड़े स्थल भी यह उच्च पूरा पाषाण काल का है। ओके, इनाम गांव भी उच्च पूरा पाषाण काल का है। ओके, यानी अपर पैलियोलिथिक एज का है। ओके, इसके बाद इनाम गांव भी है, इसके बाद चिरकी कह रहा है, यह भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यह भी आपसे पूछ देता है कि यह चिरकी भी कई बार पूछा गया है कि यह साइट यानी स्थल किस राज्य में स्थित है, तो यह सभी महाराष्ट्र के ही स्थित है, यानी सभी साइट महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। यानी चिरकी भी महाराष्ट्र स्टेट में, यह भी महाराष्ट्र स्टेट में। ओके, और भदड़े भी महाराष्ट्र स्टेट में, तो यह सभी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटड़े। पटड़े नामक साइट से शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडे का कवच
यानी एग सेल पाया गया है, यानी उसका कवर्ड कर लीजिए या छिलका जो आप कहते हैं, ओके, वह पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं और आपको मैं ये जरूर अवश्य कहना चाहूँगा कि और श्योर भी करना चाहूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम में देखिएगा आपको प्रश्न इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। ओके, तो आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उच्च पूरा पाषाण काल का, यानी उच्च पूरा यानी अपर पैलियोलिथिक एज, ओके, उच्च पूरा पाषाण काल का कौन सा स्थल यानी साइट, ओके, लूनी नदी घाटी में स्थित नहीं है। कराए स्थित नहीं है, आपको प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न में एग्जाम में लिखा रहता है कौन है कौन नहीं है, सत्य और असत्य, ध्यान रखना है। तो इन सबों पर विशेष फोकस करना पड़ता है। आप लोग जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ देते हैं और आता है वो प्रश्न गलत हो जाता है, तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो कह रहा है लूनी नदी घाटी में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है निवासा, ऑप्शन बी कह रहा है खोखरा, और ऑप्शन सी कह रहा है मोगरा, एंड ऑप्शन डी कह रहा है बारी धानी। ओके, तो इस कह रहा है कि लूनी नदी घाटी में स्थित नहीं है। पहले तो यह आपको जानना एग्जाम में पूछा जाता है लूनी नदी कहाँ पर बहती है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो किस स्टेट में, ओके, बहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि लूनी नदी वर्तमान में देखा जाए राजस्थान स्टेट में, ओके, तो राजस्थान स्टेट में, और दक्षिणी थार मरुस्थल के क्षेत्रों में, यानी दक्षिणी भाग जो थार मरुस्थल है उसके दक्षिणी भाग में, दक्षिण में यानी दक्षिणी भाग में किसके, जो थार रेगिस्तान है यानी मरुस्थल है, ओके, जो मरुस्थल है, तो यहाँ पर तो दक्षिणी भाग में पाया जाता है किसके, थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो लूनी नदी वहीं पर बहती है, यानी थार मरुस्थल के, आप यह भी कह सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी से यह रिलेट है। ओके, अरावली ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में, ये सब हटा दीजिए। अरावली, राजस्थान का अरावली, क्योंकि कई बार अरावली भी पूछा गया है, तो राजस्थान के अरावली पर्वत क्षेत्रों पर, अरावली पर्वतमाला, ओके, यानी अरावली श्रेणी कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो अरावली श्रेणी, अथवा आप यह भी कह सकते हैं, ओके, कि थार मरुस्थल का दक्षिणी भाग में यह स्थित है और यह लूनी नदी घाटी पड़ती है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे कह रहा है कि कौन सा स्थल नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो नेवासा, खोखरा, मोगरा और बारीधानी, इसमें नेवासा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में यह पड़ता है। कौन साइट? नेवासा। तो यह नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, यह नहीं होगा। जबकि खोखरा यह है, मोगरा यह भी है, बारीधानी यह भी है। यह तीनों स्थल कहाँ है? इसी लूनी नदी घाटी में, ध्यान रखना है आपको, इस लूनी नदी घाटी में यह तीनों साइट या स्थल स्थित है। और इस स्थल की खोज प्रोफेसर यानी विद्वान जो है, विद्वान या प्रोफेसर बीडी नहीं, बीएन है, बीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। ओके, इन स्थलों की खोज विद्वान बीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और इन लूनी नदी घाटी के इन क्षेत्रों से ध्यान रखना है, जो क्षेत्रों से क्या है कि जो पाषाण उपकरण पाए गए हैं, ओके, वह फलक युक्त पाए गए हैं। और जो महाराष्ट्र के नेवासा से पाए गए हैं, जो स्टोन टूल्स कह लीजिए, पाषाण उपकरण कह लीजिए, पाषाण और औजार कह लीजिए, वह भी फलक युक्त है। तो नेवासा के समान पाए गए यहाँ, तो इसीलिए उन्होंने इस लूनी नदी घाटी से जो प्राप्त किए गए हैं पाषाण जो उपकरण है, समझे ना, उसे लूनी उद्योग का नाम दिए हैं। लूनी इंडस्ट्री के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनी उद्योग का नाम दिए हैं। यहाँ से जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं फलक युक्त पाए गए हैं। ओके,
तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लूनी नदी घाटी राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रेणी, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिणी थार क्षेत्र, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। और इसमें खोखरा, मोगरा और बारीधानी ये तीनों साइट है, जबकि नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा भी उच्च पूरा पाषाण काल में का है। यहाँ से भी इस तरह के मतलब कि पाषाण उपकरण पाए गए हैं, तो ध्यान रखना है। और इसकी खोज जो है और खुदाई विद्वान बीएन मिश्र के द्वारा किया गया, और इन्होंने यहाँ से प्राप्त जो स्टोन टूल्स हैं, पाषाण उपकरण हैं, उसे अधिक संख्या में पाए गए हैं, इसीलिए उसे लूनी उद्योग का नाम दिया, उस नदी के नाम पर, यानी लूनी इंडस्ट्री के नाम से जो है इसे सूचित किए हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनी उद्योग इसका नाम रखे हैं यहाँ से प्राप्त स्टोन टूल्स का। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, आप लोग बड़ा ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। ओके, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टोन एज यानी पाषाण काल से रिलेट यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और आया भी है। ओके, प्रश्न कह रहा है उच्च पूरा पाषाण काल में किस स्थल से सीपी, ध्यान रखना है, सीपी के मन के यानी बीड्स, सीपी के मन के पाए गए हैं। तो सीपी के मन के कहाँ से पाए गए हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। उच्च पूरा पाषाण काल कह रहा है, यानी अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, उच्च पूरा पाषाण काल में किस स्थल से सीपी के मन के यानी बीड्स पाए गए हैं। ऑप्शन कह रहा है ए भदड़े, ऑप्शन बी कह रहा है पटड़े, और ऑप्शन सी कह रहा है इनाम गांव, और ऑप्शन डी कह रहा है बारीधानी। ओके, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसका सही आंसर जो होगा वह पटड़े होगा। तो पटड़े साइड से ही सीपी के मन के यानी बीड्स पाए गए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीड्स से तात्पर्य है जैसे आप लोग माला के टाइप में यूज किया जाता है, जो नेकलेस बीड्स के रूप में, गुड़िया के रूप में, तो यह सीपी के, ओके, तो सीपी का के मन के यानी बीड्स के रूप में इसका प्रयोग, यानी माले के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मन का यानी बीड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो भदड़े है या पटड़े है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। और यहाँ पर जो भदड़े है यह भी महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, यह भी महाराष्ट्र स्टेट में है। इनाम गांव भी महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, यह भी महाराष्ट्र स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर एक साइड जो दिया है बारीधानी, यह बारीधानी जो है महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है, अपितु राजस्थान स्टेट में है। ओके, तो राजस्थान स्टेट में पड़ता है, और वह भी अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है और लूनी नदी घाटी में। तो यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, राजस्थान के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में, कि बारीधानी साइट किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी रिवर, तो लूनी नदी घाटी में स्थित है और यह राजस्थान में पड़ता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल, यानी नियोलिथिक का साइट है, यह स्थल है, कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास ध्यान रखना है, जिसे पिट हाउस बोलते हैं। ओके, जिसे पिट हाउस बोलते हैं। गर्त आवास, पिट हाउस का मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर भवन बना करके, मकान बना करके रहना, या गड्ढे में निवास करना, बड़े बड़े गड्ढों में। ओके, तो गर्त आवास का मतलब जमीन के अंदर मकान बना करके रहना, जिसे पिट हाउस कहते हैं। तो यही हम लोगों को देखना है कि वह कौन सा नवपाषाण काल का साइट है, स्थल है, जहाँ पर नवपाषाण काल के जो हमारे एंसेस्टर यानी आदि मानव थे, यानी मानव थे, वह जमीन के अंदर घर बना करके रहते थे। ओके, साइट कह रहा है बुर्ज होम, बी कह रहा है मास्की, सी कह रहा है चिरांद, और डी कह रहा है बालाथर। इसका सही आंसर होगा ए, बुर्ज होम होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बुर्ज होम, अब इसको हम लोग देख लेते हैं पड़ता कहाँ है। यह नवपाषाण काल का साइट है, यह पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है साइट, स्थल। ओके, और श्रीनगर के पास है, तो यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास है, श्रीनगर के पास है।
और इस स्थल के नजदीक से झेलम नदी बहती है। ओके, तो यहीं से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, यहीं से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। और गर्त आवास से तात्पर्य ऐसे इन लोगों का भवन बना था, ऐसे इस तरह यह गर्त आवास था। ओके, ऐसे यह गर्त आवास था, यानी ऊपर की ओर पतला, ओके, यानी और नीचे की तरफ चौड़ा। आधार जो था, बेस था, यह चौड़ा था। ओके, और इस भवन में रात्रि के समय लोग विश्राम करते थे। रात्रि के समय इस गर्त आवास में यह लोग निवास करते थे। और यहाँ पर जो खुदाई हुई, ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुल 16 गर्तावास के साक्ष्य एविडेंस पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 16 गर्तावास के साक्ष्य पाए गए हैं। ये एंट्री गेट है। ओके, और इसमें आधार में, बेस में जाकर के यह लोग रहते थे। तो यह गोलाकार था कह लीजिए, या सर्किल में था। नीचे आधार सर्किल यानी बड़ा था, ऊपर जो एंट्री गेट था वो पतला होता था। ओके, तो 2.74 और जो आधार है वह 4.457 मीटर का मिला है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम से मिला है, मास्की से नहीं मिला है। और मास्की जो स्थल है यह कर्नाटक में है। आपसे पूछा जाता है, मास्की जो साइट कर्नाटक में है। चिराद से भी नहीं पाया गया है, लेकिन चिराद बिहार राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और वह भी सारण जिले में। बालाथल से भी नहीं मिला है, और बालाथल जो साइट पड़ता है वह राजस्थान में पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार गर्त आवास का जो साक्ष्य मिला है वह बुर्ज होम से मिला है, पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा। और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।